Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, आप सभी का अनअकैडमी में स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है, यूपीएससी ने 2019 का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया है। और आज डिस्कशन के लिए हमारे साथ हैं दीपांकर चौधरी, जो जिन्होंने रैंक 42 स्कोर की है। और जो बेस्ट पार्ट है कि ऑलरेडी आईपीएस में सिलेक्टेड थे, और उसके बाद इन्होंने खुद को मोटिवेट किया और अपनी रैंक को इम्प्रूव किया और रैंक 42 स्कोर किया। दीपांकर, वैसे ये क्वेश्चन आपसे तो पूछना नहीं चाहिए कि जो नाम आपने देखा पहली बार पीडीएफ में, क्योंकि पिछले साल भी आपने देख ही लिया था रोल नंबर अपना। सो जब आपको ये पता चला कि मेरी रैंक 42 आई है, तो क्या क्या फीलिंग थी? मतलब कुछ अलग था 2018 से 2019 में? एक्साइटमेंट उतनी ही थी, सरप्राइज उतना ही था। कोई भी यूपीएससी के रिजल्ट में अपना नाम पहले से सोच के बैठता नहीं है कि बिल्कुल लिस्ट में नाम आ ही जाएगी। मोटा मोटा अंदाजा होता है कि यू माइट स्कोर अ गुड रैंक और समथिंग लाइक दैट, बट 100% किसी को पता नहीं होता है कि यू विल गेट द रैंक डेफिनेटली। इन दो मामलों में मैं आई वुड से इट वाज सेम एज 2018, एक्साइटमेंट एंड सरप्राइज। एक फियर का एक फैक्टर है जो थोड़ा कम था, क्योंकि मैं समहाउ थोड़ा सिक्योर फील कर रहा था। मैं अभी एक्चुअली आई एम अभी पोस्टेड हूँ केरला में एज एन एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो वो फियर का फैक्टर कि नहीं हुआ तो मैं आगे कैसे प्लान करूंगा अपना करियर, ये थोड़ा कम था। So that was the only difference, but other than that, it was all the same. The same excitement, the same surprise, the same calling my friends, my parents, my father. The first call I made was to my father. ओके, दैट्स ग्रेट। दीपांकर, ऑप्शनल से शुरू करते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आप पहले के भी रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट्स में या तो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्योग्राफी है, बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है। तो कई स्टूडेंट्स हो सकता है उनका सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, और फिर भी वो लेना चाहेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और कईयों का इन रियल जो है इंटरेस्ट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आपका क्या सजेशन, मतलब कैसे स्टूडेंट्स को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लेना चाहिए? मतलब क्या क्राइटेरिया आपके हिसाब से होना चाहिए? पहले तो मैं बताता हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फायदे क्या है एज इन ओवरऑल, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी 2015 में फ्रॉम डीटीयू, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड था, और 2016 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी यूपीएससी की, और 18 में मुझे सक्सेस मिला था 2.5 साल प्रिपरेशन के बाद। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है कि इट इज वेरी स्कोरिंग। मैंने 17 में मेंस लिखा, उसके पहले भी मेंस लिखा था। दोनों बार जब मैं फेल हुआ, I still felt I didn't want to give up public administration. बहुत सारे लोगों ने ऑप्शंस चेंज कर लिए थे। I'll tell you why I didn't want to give up public administration. Public administration का जीएस के साथ ओवरलैप आई थिंक किसी और ऑप्शनल का इतना ओवरलैप नहीं है पब्लिक जितना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। So the paper 2 of public administration, which is Indian administration, ऑलमोस्ट ओवरलैप्स विद जीएस पेपर 2। वो जो पॉलिटी गवर्नेंस वाला पेपर है आपका, जीएस पेपर 2 का सिलेबस उससे काफी ज्यादा ओवरलैप करता है। प्लस आप यहाँ पर प्रोबिटी इन गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन और भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, जो अल्टीमेटली आपको एथिक्स के पेपर में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट हेल्प इन, और आपको पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पॉलिटी के लिए आप ऑलरेडी इतना कुछ पढ़ रहे होते हो कि फ्रैंकली आई थिंक मैं परहैप्स उन कम लोगों में से होऊंगा जो लक्ष्मीकांत जिसने कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा पॉलिटी इतना कवर हो गया था फ्रॉम वेरियस बुक्स कि मुझे लगा नहीं कि अब मैं वापस लक्ष्मीकांत खोल के कुछ पढ़ूं पॉलिटी में। सो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंडली, सिलेबस छोटा है इसका। ऑल्दो यूपीएससी काफी डायनेमिक है, वो कई नई चीजें पूछता रहता है, कुछ नए रिसर्च, कुछ थ्योरीज, कुछ नए स्कॉलर्स, कुछ नए आइडियाज लेके आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ वेरी अपडेटेड। बट सिलेबस छोटा है इसका, आप जल्दी कर सकते हैं। एंड एक तीसरा मेरा ये पॉइंट था कि मेरा एम था ऑब्वियसली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और मेरे को लगता था कि थोड़ा जानना जरूरी है इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। उसका पेपर 2 कीप्स यू कनेक्टेड टू द ग्राउंड सिचुएशन। आप फील्ड में जाके ग्राउंड सिचुएशन देखेंगे,
बट वो एक सॉर्ट ऑफ एक स्कॉलरली और एक थियोरेटिकल वे में आपको पहले ही बता देता है कि आपको करना क्या है फील्ड में जाकर. So you have an entire chapter dedicated to district collector in paper 2. So और हर साल उससे 2-4 अच्छे सवाल आते हैं. So you already know in quite detail कि district collector करता क्या है. So that way it was I would say कि public administration अगर कोई consider कर रहा है and if he's dilly dallying 19-20 लग रहा है लूं ना लूं, I would say go for it. It's one of the best optionals. काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उससे. लास्ट ईयर मेरा स्कोर 302 था. इस साल के रिजल्ट्स अभी मार्क्स आए नहीं है इस साल के. एंड बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं. इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस यू कैन चूज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के को कंप्लीट करने के लिए, सिलेबस को पूरा करने के लिए अगर कोई सोचता है कि चलो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ऑप्शनल लेते हैं, सो जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका कि कैसे शुरू किया जाए? अगर आपको बिल्कुल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आइडिया नहीं है, यू आर कंप्लीटली अ नोविस व्हेन इट कम्स टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले तो आप अपनी पॉलिटी की किताब अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पेपर 2 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 2 में वो काफी हेल्प करने वाला है. सेकेंडली कुछ बेसिक बुक्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के. मैं यहाँ पे बुक लिस्ट की डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बट कुछ बेसिक आपको पता चल जाएगा अगर आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो. मैंने एक चीज रियलाइज की है बुक्स के बारे में, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स हो या हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो. अगर आप किसी अच्छे ऑथर की बुक पढ़ रहे हैं जिसने काफी मेहनत से अच्छा रिसर्च करके बुक लिखा है, एक तो ऑथर्स होते हैं जो कॉपी पेस्ट करके अपनी एक सॉर्ट ऑफ कॉम्पाइलेशन या कंपेंडियम बना देते हैं, बट किसी ने ओरिजिनली बुक लिखा है. आप उस बुक को जितनी बार पढ़ेंगे उतने नई नई चीजें आपको पता चलेंगी. आपको लगेगा ये मैंने पिछली बार क्यों नहीं नोटिस किया, पिछली बार में तो मैंने सेम किताब पढ़ी थी. तो आप बुक को जब इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे वो बहुत हेल्प करेगा. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वुड से टू द स्टूडेंट्स, रिलाई ऑन बुक्स. रेडीमेड नोट्स, ऐसे लिस्ट्स आने लग गए आजकल, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. वो शॉर्टकट लिस्ट्स, वो ऐसे कॉम्पाइलेशंस, कंपेंडियम की जगह थरो स्टडी कीजिए. किताब उठाकर टेबल चेयर पे बैठिए और आराम से इत्मीनान से पढ़िए. वो आपको ज्यादा हेल्प करने वाला है. यूपीएससी अल्टीमेटली खास करके ऑप्शनल में काफी इन डेप्थ नॉलेज चाहता है. एटलीस्ट अप टू द मास्टर्स लेवल मेरे को लगता है वो पूछ डालते हैं कोई भी ऑप्शनल हो. तो उस केस में आपको जो सॉलिड बेसिक बुक्स हैं उनके ऊपर काफी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए. सही बात है. दीपांकर, एक क्वेश्चन ये भी बहुत आता है, जैसे ये इन जनरल सभी का क्वेश्चन होता है. अभी जैसे आपने आईपीएस क्लियर हो गया, आईपीएस भी एक अच्छा जॉब है, और मतलब फिर वो मोटिवेट कैसे किया अपने आप को कि चलो एक और जो है पुश करते हैं, क्योंकि एक बार सर्विस में आ गए, सारे जो आसपास के लोग हैं कहेंगे बहुत अच्छी बात है. एक्चुअली ऐसा था नहीं. आई वुड टेल यू सरप्राइजिंगली मेरे बैच से ऑलमोस्ट 11 आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, जिन्होंने फिर से इस बार एग्जाम क्लियर किया है वेरियस रैंक्स में. तो फ्रेंड्स का ये एटीट्यूड नहीं रहता है सिविल सर्विसेज में आने के बाद कि चलो अब लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना है, अब आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करनी है, सेटल हो जाओ. ट्रस्ट मी, इफ यू गेट इनटू द सिविल सर्विसेज, इस एटीट्यूड वाले बहुत कम लोग मिलेंगे आपको. या तो वो आईपीएस में आपको बहुत अच्छा करने के लिए मोटिवेट करेंगे, या यूपीएससी में फिर से बहुत अच्छा मोटिवेट करने के लिए मोटिवेट करेंगे. दूसरा पुश ये था कि माय फादर वाज इन द सिविल सर्विसेज. ही रिटायर्ड एज अ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, एंड आई वाज पता नहीं पुलिस, एंड ऑल्दो दिस इज अ सिविलियन पुलिस, बट समहाउ देयर इज अ डिफरेंशिएशन. हमारी पुलिस काफी रेजिमेंटल है. अब जबकि मैंने इतनी सारी ट्रेनिंग कर ली है आईपीएस की, तो आई कैन सी द डिफरेंस कि हमारी पुलिस इज वेरी रेजिमेंटल एंड सॉर्ट ऑफ थोड़ा मिलिट्री कल्चर जरूरी भी है. पुलिस के लिए बहुत जरूरी है डिसिप्लिन. सो मुझे इनसाइड, हेलो, हाँ, यस दीपांकर, या मुझे वो सिविलियन साइड ज्यादा पसंद था. So that's one of the reasons that I reappeared for the examination. And पहला एम आईएएस था, वो मिस हो गया था. भले ही जरा सा चूका था मैं, 10 नंबर का फासला रह गया था. तो वो 10 नंबर का फासला अगर पूरी मेहनत करने से मिल जाता है तो क्यों ना करूं मैं. अगर if it is fate, although I'm not a big believer in fate, तो अलग बात है, बट अगर आपके हाथ में है तो आपको तो ट्राई करना ही चाहिए. हाँ, बहुत अच्छा मैसेज है ये करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा रहता है. करंट अफेयर्स की बात करें तो जो बच्चे शुरुआत करते हैं अपनी प्रिपरेशन को, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे और दिन भर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे. ये एक मतलब एक तरीके से स्ट्रेटजी है जो फॉलो करते हैं. कोई बोलेगा ये अच्छा है करंट अफेयर्स के लिए, वो पढ़ना शुरू कर देंगे, या अच्छा ये पढ़ना शुरू कर देंगे. मतलब दूसरे एग्जाम का जो करंट अफेयर है, दूसरे भी जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं, वो देखा जाए तो उसको भी करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर्स के नाम पे कुछ भी नया आता है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं. तो ये करंट अफेयर्स आपके हिसाब से
कैसे अप्रोच करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। एक तो आई वुड से कि जब मैं 2016 से प्रिपेयर कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, और 2018 में मैं सेलेक्ट हुआ था। ये 16, 17, 18 के एग्जामिनेशंस में मैंने ये नोटिस किया है कि यूपीएससी सॉर्ट ऑफ करंट अफेयर्स नहीं पूछती, वो थोड़ा कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पूछती है। तो आपको 2-2.5 साल का मार्जिन लेके चलना पड़ता है। आप ये सोचिएगा कि मैं 6 महीने का कोई मैगजीन पढ़ के चला जाऊं या लास्ट में कोई लिस्ट आया है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो पढ़ के चला जाऊं, तो उससे काम नहीं बनेगा। आपको थोड़ा कंसेप्चुअली क्लियर होना पड़ेगा। बाकी करंट अफेयर्स और जीएस इंटरट्वाइंड है। अगर आप इट्स वेरी इंटैंगल्ड। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो unless you know the basics of economics, आप करंट अफेयर्स नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। I'll tell you one thing, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और आपने करंट अफेयर का कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ रखा है और सपोजिटली उस एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आप उसको सही कर देंगे अगर आपके बेसिक्स क्लियर। बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको कंप्लीटली मेमोरी पे डिपेंड करना पड़ेगा कि ये टॉपिक पढ़ा था कहीं, ये टॉपिक कहीं सुना था। दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बेसिक्स क्लियर है तो आप लॉजिक अप्लाई कर पाएंगे, वरना आपको कंप्लीटली मेमोरी पे डिपेंड करना पड़ेगा। बाकी मेरी जो स्ट्रेटेजी थी करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने की, वो ये थे कि आपकी जो भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, अन अकेडमी में आप पढ़ते हैं, तो अन अकेडमी का आप मटेरियल लीजिए। मैं पीडीएफ मटेरियल्स प्रेफर करता था, तो पीडीएफ मटेरियल लिया मैंने, उसकी प्रिंट आउट निकलवाई, उसकी वन साइडेड प्रिंट आउट निकलवाता था मैं। मतलब लेट्स से इफ इट इज अ मंथली कंपाइलेशन, तो उसकी एक साइड प्रिंट आउट है, एक साइड खाली है, और मैं एक वो खाली रखता था क्योंकि उसके पीछे नोट्स बनाता था मैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में उस टॉपिक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने उसके पीछे स्क्रिबल कर दिया कि ये कुछ नया आ गया उसके बारे में, क्रॉस रेफरेंसिंग कर दी। मार्च में कुछ पढ़ा, याद आया कि फरवरी में इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ थी, तो मैंने लिख दिया रेफर टू फरवरी पेज नंबर फलाना फलाना, फिर फरवरी में जाके लिख दिया रेफर टू मार्च पेज नंबर फलाना फलाना। ये क्रॉस रेफरेंसिंग और पीछे नोट्स बनाने का, स्क्रिबलिंग का करता रहता मैं हमेशा। तो दैट वाज माय स्ट्रेटजी फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट इट गोज विदाउट सेइंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो बट आप बेसिक्स को स्टेक पे रख के करंट अफेयर्स ना प्रिपेयर करें, साथ में प्रिपेयर करें। सोर्सेस का क्या मतलब, करंट अफेयर्स में अगर आप सोर्सेस को हमें लिमिट करना चाहिए? कई बच्चे तो जैसे वैसे टॉपर्स भी कई हैं, कई जो है काफी ज्यादा न्यूज़पेपर भी कवर कर लेते हैं कि हम 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, कई हैं एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो आपने मैं हाँ जी हाँ, मेरा था कि अपनी पसंद का आप एक आई वुड से मंथली कंपाइलेशन लीजिए, ईयरली कंपाइलेशंस मत लीजिए, वो कुछ ज्यादा सॉर्ट ऑफ कंडेंस कर देता है उसको। और डेली कंपाइलेशंस भी मत लीजिए क्योंकि वो ओवरबर्डन कर देता है आपको। अल्टीमेटली आपको इतनी ट्रिवियल मैटर्स दे देता है वो कि उसको पढ़ने का। मंथली कंपाइलेशंस मेरे हिसाब से इट्स हिट्स द स्वीट स्पॉट, जितना चाहिए उतना ही देता है। सो मंथली कंपाइलेशन लीजिए आप, जिस भी इंस्टीट्यूट का लेना चाहते हैं, और आप अगर अन अकेडमी का ले रहे हैं आप अन अकेडमी का लीजिए। और वही जो मेरा तरीका था उसको प्रिपेयर करने का। और न्यूज़पेपर मेरा इंडियन एक्सप्रेस था, आई यूज्ड टू रीड इन इंडियन एक्सप्रेस। बाकी इंटरनेट पे काफी अच्छी ऑनलाइन, आजकल मुझे लगता है कि प्रिंट मीडिया में ही जर्नलिज्म बचा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास करके टेलीविजन मीडिया तो जर्नलिज्म बचा ही नहीं है वहाँ पे। राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी बचे हैं लोग, हाँ वो तो है ही, बट अदर देन दैट इलेक्ट्रॉनिक, बट कुछ ऐसे नए अप एंड कमिंग इलेक्ट्रॉनिक न्यूज वेबसाइट्स हैं, सो कॉल्ड वेबसाइट्स, जो कि अच्छा कंटेंट देते हैं। टाइम नहीं मिल पाता ज्यादा पढ़ने का, तो स्टिक टू वन न्यूज़पेपर। इंडियन एक्सप्रेस अच्छा है। अपना गूगल फीड में कस्टमाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल सजेस्ट करता रहे, वो आपको ऑटोमेटिकली आपका गूगल फीड सजेस्ट करता रहेगा। तो कभी जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, 10 मिनट टाइम मिल गया तो बस फटाक से पढ़ लीजिए उसमें क्या चल रहा है। प्रीलिम्स पर आते हैं। प्रीलिम्स जैसे अभी अक्टूबर 4 को आपका प्रीलिम्स है। तो प्रीलिम्स के लिए जैसे जो प्रिपरेशन हम लोग करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या पहले से बच्चे कर भी रहे हैं, तो कई तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हमें एक कन्वर्जेंट अप्रोच फॉलो करना चाहिए, मतलब प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेकर चलना चाहिए? और ये जो अप्रोच है इसको कब, मतलब मान लीजिए कि अक्टूबर 4 को आपका प्रीलिम्स है, तो हम पूरे तरीके से प्रीलिम्स फोकस्ड कब से हो जाए? अभी से हो जाइए। अभी 2 महीने बचे हैं। आई थिंक आज कितना है, अगस्त चल रहा है, आई थिंक 6 अगस्त है आज। तो इट्स हाई टाइम आप प्रीलिम पे आप कंप्लीटली फोकस कर लीजिए। अब मेंस, आंसर राइटिंग, एसे, एथिक्स ऑप्शनल, ये थोड़ा आप साइड में रखते हैं। अब कंप्लीटली फोकस कर लीजिए। आखिर के 2-2.5 महीने आई वुड से डेडिकेट कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स इज वेरी डाइसी।
मेंस में फिर भी थोड़ा स्कोप होता है कि एक क्वेश्चन खराब हो गया, तो प्रीलिम्स में 2-4 नंबर का गेम होता है, आप या तो लिस्ट के अंदर है या लिस्ट के बाहर है। तो सबसे डाइसी स्टेप लगता है मुझे पूरे प्रोसेस का, सबसे अनप्रेडिक्टेबल इंटरव्यू होता है, सबसे डाइसी मेरे को प्रीलिम्स लगता है। तो अभी से आप स्टार्ट कर लीजिए प्रीलिम्स के लिए। पढ़ाई आपको एक साथ ही करनी चाहिए, दोनों को कन्वर्ज करके, जैसा आपने कहा। बट कुछ चीजें हैं, जैसे आंसर राइटिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो आंसर राइटिंग, इस टॉपिक के ऊपर आंसर क्वेश्चन आ गया तो मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगा, उन सब के ऊपर अभी कॉन्सेंट्रेट करने का वक्त नहीं है। अभी आप उसको एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। आपको फैक्ट्स अगर याद रहेंगे, आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो वो आपको मेंस में आंसर राइटिंग में अल्टीमेटली हेल्प ही करने वाला है। सही बात। थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताइए, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया, फिर कब से आपको लगा कि चलो यूपीएससी करते हैं? मैं आपको शुरू से जी हाँ हाँ बताइए जर्नी जो आपकी। मैं शुरू से बताता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से ही की है, DP साकेतपुरम में था मैं। उसके बाद में DTU, उसके पहले मैं वैसे ओरिजिनली आई एम फ्रॉम झारखंड, तो शुरू में सेंट जेवियर्स में था मैं, फिर DP साकेतपुरम में था, फिर मैं कॉलेज में था। DTU से मैंने ग्रेजुएशन की, मैंने जैसे आपको बताया 2015 में ग्रेजुएट हुआ मैं। फिर मैंने कुछ दिनों तक प्राइवेट सेक्टर में जॉब की। मैं नॉट ऑफ दिस ओपिनियन कि ये जॉब अच्छी है, वो जॉब बुरी है। मेरा वही एम चल रहा था कि यूएस जाना है, एमएस करना है, यूएस में एमएस जैसा कोलोकियली हम बोलते हैं। बट somehow, और my dad was in civil services, मेरे फैमिली में और बहुत सारे लोग भी थे सिविल सर्विसेज में। तो somehow during that period मेरा डिसएंचैंटमेंट हुआ विथ प्राइवेट सेक्टर, वो कुछ शुरू के कुछ महीने के जॉब में ही। क्यों हुआ, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, बट हुआ। एंड 2016 के शुरुआत में मैंने रिजाइन किया वहां से, एंड फिर 16 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मैंने प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की थी, मतलब आई डिडंट हैव, मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में। अगर आप मुझे 2016 में जनवरी में आके पूछते कि महात्मा गांधी नरेगा क्या है, तो मुझे वो भी नहीं पता होता। तो मैंने उस लेवल से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। सो बिल्कुल बेसिक से। 16-17 नहीं हुआ, 18 में आई गॉट इनटू IPS, एंड 19 में, एंड फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक आप फेलियर नहीं एक्सपीरियंस करते, आपको सक्सेस का पता नहीं चलता है। एंड डेवास्टेट हुआ, इट्स इमोशनली ड्रेनिंग, आपकी सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, आपको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दैट गोज विदाउट सेइंग। इट इज अ टफ एग्जाम। आपको लाइफ में और इससे ज्यादा मुश्किल एग्जाम्स मिलेंगे। दिस इज नॉट द फुल एंड फाइनल टेस्ट ऑफ योर लाइफ, बट व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स, academically I can say it's one of the toughest exams. उसके अलावा लाइफ में तो इससे बड़े बड़े चैलेंजेस मिलेंगे। ये चैलेंज तो फिर भी आपको छोटा लगेगा। मुझे सर्विस में आने के बाद पता चल रहा है कि लाइफ में कितनी बड़ी बड़ी चैलेंजेस है जो आपको फेस करनी है सर्विस में आने के बाद। बट व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स, दिस इज अ बिग चैलेंज, वेरी बिग चैलेंज। सो ये मतलब अभी आपने बताया कि 2016 में आपने प्रिपरेशन शुरू किया, तो जो पहले का अटेम्प्ट थे और इसमें जब आपने 42nd रैंक स्कोर की, तो उसमें कुछ आपने स्ट्रेटजी में चेंजेस किए या फिर अपने आप चीजें मतलब इम्प्रूव होती गई? मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा था, मेंस में अटक रहा था मैं। तो मैंने मेंस की आंसर राइटिंग और मेंस की स्ट्रेटजी में काफी चेंज किया। बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं, बट जस्ट इन ब्रीफली आई वुड से आई डिड रियलाइज कि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर आप बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं तो लेट्स से आपको एग्जामिनर 10 दे देता है। और अगर आप एक एवरेज आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको 5 या 6 नहीं देगा, वो आपको 9.5 देगा। तो अल्टीमेटली, और खराब आंसर मतलब ठीक ठाक आंसर लिखते हैं तो आपको 8 दे देगा। तो अल्टीमेटली वो 2-2.5 नंबर का ही रेंज चलता रहता है। तो अब मेरे को, और मैंने अपने आंसर्स बहुत सारे टॉपर्स वगैरह से कंपेयर किए, मुझे लगता था कि मैं भी तो यही लिख रहा हूँ जो ये लिख रहा है, फिर मुझे नंबर क्यों नहीं मिले जो इसको नंबर मिल गए। आई डिड दिस एनालिसिस वेरी थॉरली, बहुत सारे टॉपर्स के आंसर लेके, एंड आई डिड रियलाइज दिस थिंग which I hold this very important. आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम में 117 क्वेश्चंस लिखते हैं, 20 GS पेपर 1 to 3, 19 in your ethics paper and 19 in your optional paper 1 and 2. ऐसे को फिलहाल हम साइड रख देते हैं। आप ये सोचिएगा कि मैं एक क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर लिख के उसमें 6 नंबर का मार्जिन क्रिएट कर लूंगा, नहीं होगा। इट डजंट हैपन इन सिविल सर्विसेज। आपको हर क्वेश्चन में 1 नंबर 1.5 नंबर का मार्जिन क्रिएट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली वो ओवर अ पीरियड ऑफ 100 क्वेश्चंस एक्यूमुलेट होकर 125 मार्क्स या 130 मार्क्स या 100 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करेगा, एंड दैट विल मेक द डिफरेंस। तो आपको हर आंसर में यू विल हैव टू लुक फॉर समथिंग
जो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा दिलाए, समथिंग विच कैचेस द आई ऑफ द एग्जामिनेशन, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो या कंटेंट हो, क्योंकि सब पढ़ कर आ रहे हैं, सबने प्रीलिम्स लिखा है, सब इंटेलिजेंट है, आपको आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना है, तो लुक फॉर दैट 1.5 मार्क्स जो आपको एक्स्ट्रा एज दे सके, एंड दैट्स द फाइट। वो 1 नंबर आधा नंबर हर आंसर में मैं एक्स्ट्रा कैसे निकालूं बाकी पीएस से। बाकी आपने मतलब क्या मतलब मैप्स इंक्लूड किए? मैथ्स है, आई डू फील कि प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी। मैप्स एंड डायग्राम्स आप सोचिएगा कि मैं एग्जाम में जाके ऐसे मतलब मेरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, मैं ऑन द स्पॉट बना दूंगा, वैसा नहीं होने वाला है। आपको बैठ के पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि इस टॉपिक के मैं कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ, ये कंटेंट। जैसे मैं ऐसे देखता था अपने आंसर्स को कि मेरे आंसर में 3 पार्ट थे, एक आंसर का लेंथ था, एक आंसर का कंटेंट था, एक आंसर का प्रेजेंटेशन था। बहुत सारे लोग आंसर की लेंथ पे बहुत फोकस करते हैं, वो सबसे अनइम्पोर्टेंट पार्ट है आंसर का। कॉलेज का कंटेंट क्या, कॉलेज का जो अप्रोच हो कि कॉलेज का अप्रोच है, हाँ, कि 10 नंबर के क्वेश्चन में 4 पन्ने लिख के आऊंगा मैं, दैट डजंट वर्क हियर, वो सबसे अनइम्पोर्टेंट पार्ट है आंसर का। फिर बचा कंटेंट और प्रेजेंटेशन। इन दोनों में आई थिंक प्रेजेंटेशन इज फार मोर इम्पोर्टेंट। अगर कोई बंदा अच्छा कंटेंट लिख रहा है बट उससे कोई थोड़ा सा ही खराब कंटेंट लिख रहा है बट प्रेजेंटेशन उससे बेटर कर रहा है, तो ही विल स्कोर बेटर। आई फेल्ट दैट इन यूपीएससी। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे यूपीएस। दैट्स द ओनली की टू क्रैक द मेंस एग्जामिनेशन। कंटेंट अच्छा रखो और प्रेजेंटेशन सुपर्ब रखो। जीएस पेपर 1 में देखते हैं, तो जीएस पेपर 1 में स्टैटिक एस्पेक्ट काफी अधिक है, हिस्ट्री है। तो जैसे बच्चे जब भी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो शुरुआत ही या तो हिस्ट्री से करेंगे या ज्योग्राफी से करेंगे, और उस पर ही कभी कोई एक बुक नहीं, किसी ने कहा कि ये बुक पढ़ो, फिर किसी ने कहा ये बुक पढ़ो, मतलब मल्टीपल बुक्स उनको सजेशन दिए जाते हैं। सो हिस्ट्री को कवर करने के लिए आपको क्या लगता है कि 1-2 बुक मोर देन सफिशिएंट है, कुछ नोट्स ले लिया, या फिर एकदम रिसर्च किया जाए? नहीं, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मेरे पास एक किताब थी, उसी में मैंने कुछ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, विकिपीडिया और कोई टेस्ट सीरीज ली, उसमें कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो लाइक आई सेड साइड में स्क्रिबल कर लिया, वन साइडेड प्रिंट आउट है तो पीछे लिख लिया, दैट इज इट। वो किताब मोटी हो गई थी क्योंकि मैंने उसका बेसिकली, वो किताब नहीं थी, इग्नू के एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स थे, मैंने इग्नू का मटेरियल उठाया था, उससे पढ़ा था। थोड़ा बल्कि है वो, 400-500 पन्ने का है, बट ठीक है, 400-500 पन्ने आप 2 हफ्ते में पढ़ सकते हैं। और उसी को आई थिंक कि एक ही सोर्स पकड़ो आप, अगर आर एस शर्मा पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं और कोई मटेरियल पढ़ते हैं, उन सबको कंबाइन कर दीजिएगा तो वो 700-800 पन्ने का मटेरियल बन जाता है अल्टीमेटली। एक मैंने इग्नू का मटेरियल लिया था, उसके पीछे स्क्रिबल करता गया, नोट्स बनाते गया, दैट वाज माय ओनली सोर्स फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। इनफैक्ट मैंने मिडीवल भी इग्नू से ही किया था। इग्नू का मटेरियल काफी अच्छा है, मिडीवल उसका काफी वॉल्यूमिनस है, काफी डिटेल्ड है। आई वुड से कि अनलेस आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, आप इग्नू से मिडीवल ना करें। कोई आपको गाइड करने वाला हो या फिर आपको खुद का एक्सपीरियंस हो तभी आप इग्नू का उठाएं। और मॉडर्न के लिए मेरे 2 सोर्सेस थे, एक बिपिन चंद्रा, उस बुक को मैंने कम से कम 8-9 बार पढ़ी। आई हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी ऑफ दैट बुक, लाइक मुझे ऐसे पिक्चर्स याद होते हैं, अच्छा उस पेज पे ये पैराग्राफ ऐसे ऐसे। बिपिन चंद्रा मैंने 7-8 बार पढ़ी थी। एंड देयर वाज अनदर बुक बाय एस चांद पब्लिकेशन, अलका ग्रोवर समथिंग का, एस चांद पब्लिकेशन की एक बुक आती है। दीज वर द सोर्सेस फॉर माय हिस्ट्री, 1 बुक फॉर ईच पीरियड। एक हिस्ट्री, एक एंशिएंट के लिए, एक मिडिवल के लिए, और मॉडर्न के लिए सिर्फ 2 बुक ली थी मैंने, बिपिन चंद्रा एंड दैट बुक। स्पेक्ट्रम इज अ वेरी गुड बुक, बट जब मैंने 2016 में प्रिपरेशन स्टार्ट की तो स्पेक्ट्रम उतनी पॉपुलर नहीं थी उस वक्त, तो मैंने दूसरे सोर्स से स्टार्ट कर दिया। बाद में मुझे लगा कि अब मैं चेंज नहीं कर रहा, अब इसको पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अब मैं चेंज नहीं कर। 17, 18, 19 में स्पेक्ट्रम काफी पॉपुलर हो गई है पिछले 2-3 सालों में, बट वो बुक थोड़ी कॉम्पाइलेशन टाइप की है, बट इट्स अ वेरी नाइस बुक। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या किया आपने? वर्ल्ड हिस्ट्री मेरा वीकेस्ट पोर्शन था। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमेशा मेंस के पहले एक हफ्ते में 8-10 यूट्यूब के लेक्चर देख के जाता था। मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही डामाडोल था। बाकी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 मैंने अच्छे से किया था। जर्मन यूनिफिकेशन, मतलब जो कुछ पोर्शंस थे जो मैंने अच्छे से किए थे वर्ल्ड हिस्ट्री के। कोल्ड वॉर अच्छा से किया था, वो अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो सारे पोर्शन अच्छे से किए थे। बेसिकली जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन इतना कॉम्प्लेक्स हो गया था कि मेरे को लगा कि यार अब ये होगा नहीं, क्योंकि 1-2 हफ्ते बचे हैं। और उसके बाद जब मैंने 2 साल मेंस लिखा तो वो पूछ रहे थे अफ्रीका के डीकोलोनाइजेशन के बारे में या साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। अवस्था कि यार ये तो पढ़ के भी जाऊं तो मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ। लकीली इस बार 2019 में क्वेश्चंस वैसे नहीं आए,
थोड़े मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस आ गए थे, मेरे को याद नहीं है बट मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन से आ गए थे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गिव एन एडवाइस। मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत और आई गॉट लकी कि मैं बच के निकल गया, वरना अगर कभी किसी साल 5-6 क्वेश्चन आ जाते उससे तो मेरी तो बुरी हालत हो जाती है। मैं लकी था कि बच के निकल गया वर्ल्ड हिस्ट्री से। और तो ज्योग्राफी के लिए आपने कैसे प्रोसीड किया? ज्योग्राफी में भी काफी डायनेमिक सब्जेक्ट है, अगर पेपर भी जैसे देखा जाए सो उसमें जैसे जो हम एनसीईआरटी भी मान लीजिए हम कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको मिल जाए, प्रीलिम्स में कुछ मिल जाए, बट फिर भी बियॉन्ड आपको एनसीईआरटी कुछ सोर्सेज देखने पड़ते हैं। बियॉन्ड एनसीईआरटी आप जीसी लियोंग कर सकते हैं, जीसी लियोंग से भी आपका काम, क्योंकि जीसी लियोंग और एनसीईआरटी मोर और लेस सेम है, ज्यादा कंटेंट में अंतर है नहीं उनका। बियॉन्ड एनसीईआरटी मैंने भी किया था। उसके बाद मैंने क्या किया था कि एक सविंदर सिंह की इंडियन ज्योग्राफी आती है, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, वो ऑप्शनल वाले यूज करते हैं, तो आपको यूज नहीं करनी है क्योंकि आपका अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है। बट आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका कोई अगर अच्छा फ्रेंड है जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला है तो उसको बता दीजिए, वो आपको कुछ चैप्टर्स वैप्टर्स बता देगा कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये जीएस में एक्स्ट्रा हेल्प कर देगा तुमको, ये वाला डायग्राम देख लो, ये वाला डायग्राम देख लो, ये डायग्राम अच्छा है, ये डायग्राम अच्छा है। जैसे मेरा एक अच्छा फ्रेंड था ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला, तो उसने उस बुक को सॉर्ट ऑफ एक बता दिया था टिक करके, ये पैराग्राफ ये पेज ऐसे ऐसे कर लो। मैंने उतना ही पढ़ा था उससे, हार्डली वो 400 पन्ने की किताब थी, उससे मैं हार्डली 100-120 150 पेज पढ़ के गया था। बट वो काफी ज्यादा एडेड मटेरियल दे देता है। द थिंग इज कि ऐसे एडुकेटर्स नहीं है जो आपको वो करके दे, मतलब हाँ कंपाइल करके दे। वो उसके लिए या तो फिर कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला बंदा होगा जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस बुक को वो कर सके, क्या बताऊं, कंडेंस कर सके। तो आई गॉट लकी इन दैट मैटर, मेरे एक फ्रेंड ने कर दिया था। दैट वाज वन, एंड डीआर खुल्लर की इंडियन ज्योग्राफी आती है सेम, उसने बोल दिया ये चैप्टर पढ़ लो, ये चैप्टर पढ़ लो, ये डायग्राम देख लो, ये लॉजिक पढ़ लो, ये पैराग्राफ पढ़ लो, इतना हो गया काफी है। वो भी काफी मोटी किताब है, उसको भी कंपाइल कंडेंस करके उसने एनसीईआरटी कर लो, उसके बाद उन दोनों का कंडेंस्ड फॉर्म मैंने वो 200 पन्ने का वो कर लिया। दैट वाज इट। मैं आपको बताऊं कि अभी मैं एक पुराना इंटरव्यू, मतलब एक और इंटरव्यू ले रहा था टॉपर का ही, ज्योग्राफी के लिए। मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या स्ट्रेटजी है, तो जो आपने आंसर किया सेम टू सेम उन्होंने कहा कि मेरा एक रूममेट था, अच्छा। तो उन्होंने, मतलब उनका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो जो है वो भी ऐसा ही सजेस्ट करते थे, ये पढ़ लो, ये रहने दो, और उनके कुछ नोट्स थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ठीक है, आपके सक्सेस के लिए अगर उनका कंट्रीब्यूशन है तो आपका उनका नाम लेना चाहोगे? तो उन्होंने उनका नाम भी लिया कि हाँ ये थे, तो अगर आप नाम लेना चाहते तो ले सकते हैं। हाँ, उसका नाम दीपक केन है, वो अभी रेलवे सर्विसेज में है, वो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, और दीपक केन नाम है उसका। हाँ, तो ज्योग्राफी में वैसे आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो वो तो पूरा कवर कर लेगा जीएस, मतलब उनका ज्योग्राफी पेपर 1 है, ज्योग्राफी पेपर 2, आई थिंक ज्योग्राफी पेपर 2 पूरा इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। और करंट अफेयर्स टॉपिक जैसे डेड जोन की बात करें, आई थिंक 2018 में क्वेश्चन था डेड जोन से रिलेटेड ऐसा। हाँ आई रिमेंबर। हाँ, सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है डेड जोन, राइट। कुछ मैनग्रोव से रिलेटेड क्वेश्चन है, माउंटेन इकोलॉजी पर टूरिज्म के क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये सारे क्वेश्चंस है। तो ये भी बात मतलब कई सजेस्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो करंट अफेयर्स है उससे डिराइव जो स्टैटिक टॉपिक्स है ज्योग्राफी के, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट जब हम कवरेज की बात करते हैं तो बच्चे सिर्फ वही पासेस, रिवर्स और नेशनल पार्क और ये सारा याद करके जाते हैं, मतलब वो सारी चीजें हैं। सो आपके क्या सजेशन होगा? वैसे आपने कह दिया कि मैं इसके लिए राइट पर्सन नहीं रहूंगा क्योंकि आप जैसे लकी शायद कम लोग हो जिनके ऐसा नोट्स या आपको गाइडेंस मिल जाए। तो नहीं, आई वुड से कि एज अ एंडेवर जो एडुकेटर्स है जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, उनको ये काम करना चाहिए कि अगर आप ऑप्शनल के लिए ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो वो ऑप्शनल का कंटेंट आप कंडेंस कर दीजिए, या फिर अगर आप ऑप्शनल के लिए कोई बुक रेकमेंड कर रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स को, जो जीएस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको सेम बुक रेकमेंड कीजिए, बट उनको बता दीजिए कि आप ये चैप्टर पढ़ो, ये छोड़ दो, ये डायग्राम देख लो, ये टेबल देख लो, ये छोड़ दो। नॉट जस्ट फॉर ज्योग्राफी, आप ये हिस्ट्री में भी कर सकते हैं, आप ये बहुत सारे टॉपिक्स में कर सकते हैं। ये जीएस के प्रिपरेशन को काफी इनरिच करता है इनफैक्ट। इंटरनेशनल रिलेशन पे आते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है, ये भी काफी डायनेमिक है, तो इसमें आपने क्या मतलब अप्रोच फॉलो किया? मैंने पैक्स इंडिका पढ़ी थी कॉलेज में, बट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट अ वेरी हेल्पफुल बुक। वो एक एज अ नॉवेल आप पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो उसके नोट्स बना सकते हैं, और थोड़ी आउटडेटेड भी है। 2011 में आई थिंक वो बुक पब्लिश हुई थी, 10 या 11 के आसपास।
उसके अलावा सी आई टेल यू, आपको करना क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में, आपको एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना है, और अगर आप कोई बुक ले रहे हैं, मेरे पास कोई, आई कैन नॉट सजेस्ट एनी बुक, मैंने कोई बुक पढ़ी नहीं थी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। मेरा स्ट्रेटेजी था कि 3 साल के जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक हैं उनको पढ़ो, करंट अफेयर्स में जो आए हैं, गूगल करके उनका थोड़ा बैकग्राउंड पता कर लो, यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाता है, कई सारे इंटरनेशनल चैनल्स है, वाइस है, वॉक्स है, ऐसे आपको उनपे थोड़ा बैकग्राउंड मिल जाता है उनका, तो वो पता कर लो। और लाइक आई सेड, स्क्रिबल करते रहो अपने करंट अफेयर्स की कि ओके हाँ ये बैकग्राउंड था, ये था, आप शॉर्ट में लिख दो वहां पर, तो वो आपका कंपेयर। इंटरनेशनल रिलेशंस आप बेसिकली करंट अफेयर्स 2.5 साल का प्लस गूगल, उससे कर सकते हैं। 2.5 साल का करंट अफेयर्स प्लस गूगल फॉर बैकग्राउंड, कि इसका बैकग्राउड क्या रहा था। हाँ, थोड़ा स्टैटिक एस्पेक्ट को फोकस करके। ये जो कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे जीएस पेपर 3 में इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, बॉर्डर मैनेजमेंट हो गया, सो इसमें जो आपका नॉलेज है इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ काम आएगा, इंटरनल सिक्योरिटी या बॉर्डर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स आपके? वाटर मैनेजमेंट में आप इंटरनेशनल रिलेशंस, बॉर्डर मैनेजमेंट ओके, बॉर्डर मैनेजमेंट में आपका बिल्कुल इंटरनेशनल रिलेशंस बिल्कुल काम आएगा आपको। आप ऐसे अभी रिसेंटली नेपाल के साथ इश्यूज हुए हमारे, बट अगर आप पढ़ेंगे तो ये काफी पुराना टॉपिक था जो हमारा नेपाल के साथ चल रहा था। सिमिलरली चाइना के साथ इट वाज एन ओल्ड टॉपिक। तो आई थिंक 2018 में एक एसे भी आया था, कंप्लीट एसे डेडिकेटेड टू बॉर्डर मैनेजमेंट, 2018 में आया था। सो इफ यू रीड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इंटरनेशनल रिलेशंस को डिवाइड करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप इंडियाज रिलेशंस विद मेजर वर्ल्ड पावर्स पढ़िए, एक होता है आप इंडियाज रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज पढ़िए, एक तीसरा अप्रोच है इसका, मतलब ये एक सेक्शन हो गया विद वर्ल्ड पावर्स, एक सेक्शन हो गया नेबरिंग कंट्रीज, एक सेक्शन हो गया विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशंस, आसियान है, सार्क है, WTO है, या फिर UN है, बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ पढ़िए। और एक हो गया जो स्ट्रेटेजिकली इमर्जिंग पॉइंट्स हैं, जैसे इंडियन ओशन हो गया, उसमें जो कंट्रीज है, सेशल्स है, मालदीव्स है, या फिर पैसिफिक ओशन हो गया, उसमें जो पैसिफिक ओशन रीजन की कंट्रीज हैं उनके साथ पढ़िए। So that's one of the ways of studying India. So when you're reading India's relations with its neighbors, during that phase you will have to cover India's border issues. वो अलग से आप एक टॉपिक मत बनाइए, उसको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ही कवर कर लीजिए जब आप नेबर्स के साथ रिलेशंस पढ़ रहे हैं तो। एंड आई वुड से कि इंसिडेंसेस और एग्जांपल्स कलेक्ट करते रहिए, कोट करिएगा अपने आंसर में, दैट वुड हेल्प। अगर आपने बॉर्डर मैनेजमेंट का कोई टॉपिक पढ़ लिया तो कोई न्यूज या समथिंग लाइक उस इशू से रिलेटेड कोई न्यूज है अगर आपके पास, तो वो न्यूज पढ़ लीजिए। लेट्स से बांग्लादेश के साथ पोरस बॉर्डर है, तो उससे रिलेटेड एक न्यूज है हमारी कि रोहिंग्या माइग्रेंट्स बहुत सारे आ गए थे, सो कोट इट एज एन एग्जांपल। बिल्कुल। जीएस पेपर 3 के लिए आपने कोई ओवरऑल कुछ स्ट्रेटजी फॉलो की थी या ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज आपने मूव किया था? सी जहां तक इकोनॉमिक्स का बात है, इकोनॉमिक्स जीएस पेपर 3 में आता है, आई थिंक मैं भूल गया, वो 1 साल हो गए मुझे। इकोनॉमिक्स बिल्कुल जीएस पेपर, हाँ, तो इकोनॉमिक्स का बात है। पबैड, लाइक आई सेड, पबैड में काफी कुछ कवर होता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बजट मैनेजमेंट, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स कवर किया था, अलॉन्ग विथ माय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए आप 2 साल का, लाइक आई सेड उसको पढ़ने का भी तरीका है, उसकी लाइक रिगरस स्टडी नहीं करनी है उसकी, और सुपरफिशियल भी नहीं करनी है, एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ डेप्थ है जिसमें जाके पढ़ना है। वो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ डेप्थ आपको खुद पढ़ के पता चलेगा एक्सपीरियंस से, या कोई अच्छे एजुकेटर होंगे आप जैसे तो वो बताएंगे कि ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ डेप्थ क्या होती है। तो इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ लीजिए, कुछ स्टैटिक बुक्स हैं इकोनॉमिक्स की, वो पढ़ लीजिए आप। मैं दत्तन सुंदरम के कुछ टॉपिक्स पढ़ता था फॉर माय ऑप्शनल, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गए, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ग्राफ्स वगैरह आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम के पहले। लेट्स से FRBM के ऊपर आ गया तो आप एक ग्राफ बना सकते हैं कि 2010, 11, 12, 13 कैसे आपका मूव किया है डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, और व्हाटएवर जिसका भी आप ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। तो ऑल दीज आर गोइंग टू हेल्प इन योर आंसर्स। जीएसटी पे आई थिंक इस बार एक क्वेश्चन आया था, तो जीएसटी तो एक करंट अफेयर टॉपिक हो गया है, स्टैटिक बुक्स ने बहुत ज्यादा उसको कवर नहीं किया है, तो उसके लिए आपका करंट अफेयर्स मटेरियल है। अच्छा, एक और भी एक डाउट रहता है, सर्विस से रिलेटेड है वैसे, तो आप एक राइट पर्सन होंगे इसको बताने के लिए। जैसे आप 2018 में IPS आप बन गए, फिर उसके बाद आप शायद ट्रेनिंग भी कर रहे होंगे,
सो जब आपको मेंस देना है या इंटरव्यू देना है दूसरे साल का, जैसे आप 2019 का मेंस अपीयर हो रहे हैं या इंटरव्यू अपीयर हो रहे हैं, तो आपको क्या कोई स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है या आपको अलाउड है इसका भी, क्या क्या प्रोसेस? देखिए, अगर आप सर्विस में हैं तो दो चीजें होती है, या तो आप ईओएल ले लेते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। तो अगर आप ईओएल ले लेते हैं तो आप उस साल ट्रेनिंग नहीं करते हैं। बेसिकली ट्रेनिंग का क्या है, आईपीएस के बारे में बताऊं आपको, 4 साल के अंदर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। अच्छा। 2 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें 7-8 महीने का आपका डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट होता है, भारत दर्शन है, फॉरेन अटैचमेंट है, वो सब काफी कुछ है। और आप 1 साल से कुछ ज्यादा वक्त अकेडमी में बिताते हैं। तो 2 साल की ट्रेनिंग करनी है, वो आप 4 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप गए अकेडमी, आपने ईओएल ले लिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले लिया, तो आप आ गए और आपने फिर से वापस तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने ईओएल नहीं लिया था, मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली थी। और ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद आपने अगर पहले कोई एग्जाम दे रखा है तो आप सिर्फ उस एग्जाम को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसका इंटरव्यू वगैरह फलाना, आप कोई नया एग्जाम नहीं दे सकते। तो अब जैसे 2018 में मेरा रिजल्ट आया, मई में रिजल्ट आया और अगस्त में फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ। फाउंडेशन में गया नहीं क्योंकि फाउंडेशन से मैंने एग्जाम्शन ले ली, फाउंडेशन से एग्जाम्शन आपको मिल जाएगी। अच्छा। तो मैंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया। दिसंबर में जब नेशनल पुलिस एकेडमी गया मैं, तो जो मैंने मेंस दे रखा था उसका जब इंटरव्यू कॉल आया तो उसके लिए उन्होंने अलाउ कर दिया। बट नेशनल पुलिस एकेडमी में रख के आप रीअप्लाई नहीं कर सकते हैं फिर से, दैट इज नॉट अलाउड। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या किया कि दिसंबर में उन्होंने ईओएल ले लिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले ली। अच्छा। तो फिर वो उन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन ही नहीं की। अब वो अगले साल ट्रेनिंग करेंगे। तो आप सुनते होंगे 2018 बैच का ऑफिसर है बट 2019 में उसने ट्रेनिंग की, या 2019 बैच का ऑफिसर है 2020 में 21 में ट्रेनिंग की। तो वो बेसिकली ईओएल ले लेते हैं। तो फिर जो ईओएल लेके वापस आ गए, उन्होंने फिर 1 साल तैयारी की, अब वो इस साल ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ये ऑप्शन आपको नॉर्मली आईएएस और आईएफएस में कोई ईओएल लेगा नहीं, अनलेस उसकी हेल्थ में कोई बहुत मेजर इशू हो, नहीं हो। अगर वो ट्रेनिंग कर सकता है तो ऐसे कभी नहीं लेता। ये ऑप्शन आप अवेल करेंगे जब आप आईपीएस, आईआरएस इन सर्विसेज में है। आईएएस में कोई क्यों लेगा ईओएल? सही बात है, वो तो मेन एम ही वही है। जीएस पेपर 4 में आता है। जीएस पेपर 4 तो ऐसा पेपर है कि इम्पोर्टेंट भी बहुत है, बट उसको डिस्क्रिमिनेशन बहुत फेस करना पड़ता है, मतलब कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। तो आपने अपनी स्ट्रेटजी में जीएस पेपर 4 को कितना मतलब फोकस किया? जीएस पेपर 4 बहुत इंपॉर्टेंट था, बट मेरे को ऐसा लगा कि मैं मेहनत किए जा रहा हूँ, मेरे को रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे जीएस पेपर 4 में। जीएस पेपर 4 और एथिक्स जीएस पेपर 4 एंड एसे, इन दोनों के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि किसी को पता नहीं है कि चलता क्या है। आप मतलब आपको एक अच्छा आंसर लिखना है, आप कुछ भी नहीं लिख सकते, बट अच्छा लिखने के बाद कौन सा बहुत अच्छा है और कौन सा थोड़ा कम अच्छा है, ये डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था मेरे को। आई वुड कन्फेस कि मैंने ऐसे क्लासरूम कोचिंग कभी नहीं की है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। मैंने टेस्ट सीरीज बहुत सारे लिखे अलग अलग जगहों पर, बट जीएस पेपर 4 वाज द ओनली पेपर जिसके लिए मैंने एक क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन की कि जीएस पेपर 4 में नंबर नहीं आ रहे हैं। एंड उसके बाद भी 2018 में मेरे कुछ 97 98 ही आए थे। तो आई डोंट नो जीएस पेपर 4, बट आई डू थिंक कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे काफी हेल्प किया था जीएस पेपर 4 में। लाइक आई सेड, जीएस पेपर 4 को भी मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ता था। एक फिलॉसफी, जिसमें आप यूटिलिटेरियनिज्म या फिर कांट की फिलॉसफी या डिफरेंट जो फिलोसफर्स है, बेंथम हो गया, सो मेनी फिलोसफर्स, आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक हो गया उसका साइकोलॉजिकल पार्ट, जिसमें आप इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं। और एक हो गया उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, जिसमें आप प्रोबिटी एंड गवर्नेंस, एथिक्स, इंटीग्रिटी, ये सारे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं, करप्शन, सीबीआई, सीवीसी, इनका रोल, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सारा इसको मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में डालता हूं। सो आई वाज गुड एट द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, आई वाज ओके, एंड आई वाज फाइन एट द philosophy and the psychology part. So this is how I divide GS paper 4. There is a philosophy part, there is a psychology part, and there is a administration part. Okay. So what was the approach regarding case studies? Case studies में आपने कैसा approach follow किया? मतलब कुछ practical में चीजें, जैसे क्या होता है कि ये बहुत माइंड में रहता है। जैसे आप तो चलो सर्विस में है, ये चीज भी आपको काफी आइडिया रहेगा, लेकिन हम लोग बहुत ही एक आइडियल अप्रोच लिखने का कोशिश करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखा जाए तो बहुत उसमें चैलेंजेस रहते हैं। मतलब आप उसको नहीं, जैसे मूवीज में देखते हैं, जैसे सिंघम मूवी कोई देख लिया तो वैसे ही आंसर लिखना शुरू कर दिया।
आई वुड से अगर आप आइडियल आंसर लिख रहे हैं, गो फॉर इट, आप आइडियल ही लिखिए वहां पे। अच्छा। सी, अगर आप सर्विस में नहीं हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की क्या पेचीदगियां हैं, क्या इंट्रिकेसीज हैं, आप बाहर से गेस कर सकते हैं, आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता। यहाँ अंदर आने के बाद आप इंट्रिकेसीज देखेंगे तो वो थोड़ी अलग दिखेंगी आपको। तो अगर आप इमेजिन करके कुछ प्रैक्टिकल कुछ लिखना चाहेंगे तो वो थोड़ा नॉविस जैसा लगने लगता है कभी कभी। गो फॉर अ आइडियल अप्रोच। और ये मुझे भी एक सीनियर है, ही इज एन आईएएस राइट नाउ, उन्होंने भी बोला, उनके काफी अच्छे नंबर थे जीएस पेपर 4 में, 134 135 थे। उन्होंने कहा बी एज आइडियल एज यू कैन, दैट वर हिज वर्ड्स। एंड साथ में आप थोड़ा फिलोसफी एंड साइकोलॉजी के थ्योरीज एंड आइडियाज भी कोट करते रहिए अपने आर्क। जीएस पेपर 4 में आई हैव अंडरस्टूड दिस वन थिंग कि कोई भी आंसर बहुत ज्यादा सही या बहुत ज्यादा गलत नहीं होता है। आपको नंबर मिलते हैं, आप उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं उसके ऊपर। सो व्हाटएवर लाइन ऑफ एक्शन यू चूज, व्हाटएवर योर लाइन ऑफ थिंकिंग इज, आपको उसको जस्टिफाई अच्छे से करना है यूजिंग आइडियाज एंड थिंकर्स फ्रॉम साइकोलॉजी एंड फिलोसफी पार्ट। आखिर में सीसेट के बारे में क्या मतलब आप क्या? मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया, मेरे हर बार 120 के ऊपर आते थे बीइंग एन इंजीनियर। ये जो क्वेश्चन है सीसेट से रिलेटेड, जिससे भी मतलब बात की जाए तो मैक्सिमम लोग प्रिपेयर नहीं करते, बट ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जीएस 1 में 120 130 स्कोर कर लेते हैं और 2 के अंदर वो जो मिनिमम आपको मार्क्स लाने वो नहीं आ पाते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ आप बताना चाहें? मैं आप पहला अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता देता हूँ। मेरा ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था कि प्रीलिम्स के 1 महीने पहले मैं मार्केट से कोई 7-8 क्वेश्चन पेपर खरीद के लाया, उनको प्रैक्टिस कर ली 6-7, दैट इज इट। और मैं प्रिपेयर करता नहीं था उसके लिए। उसमें भी 2 पार्ट्स हैं। सी आई विल टेल यू, मैं आपको प्रिपेयर कैसे करना है ये नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने नहीं प्रिपेयर किया। एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है आपको मैं ये बताऊंगा। 2 पार्ट्स होते हैं, एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट होता है और एक एप्टीट्यूड एंड मैथ्स वाला पार्ट होता है। तो एप्टीट्यूड एंड मैथ्स वाले पार्ट को हम एक साथ क्लब कर देते हैं बिकॉज दैट इंक्लूड्स मैथमेटिकल थिंकिंग, और इंग्लिश वाले पार्ट को हम एक साथ हटा देते हैं। आई वुड से आपको पहले पता करना पड़ेगा कि आप किस पार्ट में ज्यादा अच्छे हैं एंड उस पार्ट को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 2 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे मिलते हैं। मेरे दोनों पार्ट में इक्वली ठीक ठाक था। मैथ्स वाला पार्ट मेरा ज्यादा स्ट्रांग था क्योंकि आई वाज इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो 2 घंटे आपको मिलते हैं। जीएस पेपर 2 में सीसैट में बहुत सारे लोगों को टाइम की कमी हो जाती है, तो प्रैक्टिस 45 मिनट्स में 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। 45 मिनट्स पहले सेक्शन को, 45 मिनट्स दूसरे सेक्शन को, इतना देना ही देना है। जब 1.5 घंटा हो जाए आंसर बबल कर लीजिए। आखिर के 15-20 मिनट आंसर बबल करने के बाद जो टाइम बच गया उसमें वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जो थोड़े अप्रोच लग रहे थे सॉल्व हो जाएगा बट नहीं हो पाया, तो थोड़ा आप उनके ऊपर दिमाग लगा सकते हैं। बट ये कभी मत कीजिए कि आप इंग्लिश के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और 1 सवा घंटा निकल गया, फिर आप अपने इस एग्जाम में वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड, इस एग्जाम में आप पैनिक अफोर्ड नहीं कर सकते। एग्जाम के बीच में आप पैनिक कर गए कि पेपर छूट रहा है, अब मैं क्या करूं, वो पेपर आपके हाथ से गया। तो आपको शुरू से वो स्पीड और वो स्ट्रेटेजी बना के चलनी है कि ऐसा ना हो कि 2 घंटे निकल गए, 250 नंबर का मेंस का पेपर है, अभी तक मैंने सिर्फ 100 नंबर का लिखा है, 1 घंटे में 150 नंबर का वो जहां आपने पैनिक किया इस एग्जाम में वो गड़बड़ हो जाता है पूरा मामला। तो उस हिसाब से अपना टाइम स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट बना के रखिए आप। वैसे अभी जो समय चल रहा है, कोरोना एरा का समय चल रहा है, इसमें पहली बार बच्चे प्रीलिम्स देंगे और बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा भी है, मतलब दिमाग में भी चलता रहता है प्रीलिम्स होगा नहीं होगा, एक तो ये है ही, दूसरा कई प्रकार के साइकोलॉजिकल भी प्रेशर आपका रहता है। बहुत से इश्यूज बच्चे जो है फेस करते रहते हैं, तो उनके लिए आपका कोई एक मैसेज हो कि आपको कैसे एक स्ट्रांग बन के आगे निकलना है, और कुछ शब्द जो आप कहना चाहें उनके लिए। एक्सरसाइज कीजिए सुबह उठ के। हाँ। अगर आप एनपीए जाएंगे तो ऑन एन एवरेज 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दौड़ना आपके लिए एवरीडे अफेयर हो जाएगा। 5 किलोमीटर से स्टार्टिंग ही करते हैं, उसके नीचे काउंट ही नहीं करते। तो एक्सरसाइज कीजिए, इट हेल्प्स रीवायर योर ब्रेन, इट हेल्प्स इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। डिप्रेशन हो, मेंटल इश्यूज हो, एक्सरसाइज हर कुछ में हेल्प करता है। एक हॉबी रखिए। मेरी एक हॉबी थी, सबकी होती है कुछ ना कुछ एक हॉबी थी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है उसके ऊपर, बट एक हॉबी तो होना चाहिए।
और पेरेंट्स से बात करते रहिए, और अपने क्लोज फ्रेंड से बात करते रहिए, उनके साथ जब भी मौका मिले लंच, डिनर, मूवी, कुछ वीकेंड पे जरूर कर लीजिए। ये 3 काम कर दिए। सबसे पहले एक्सरसाइज, हॉबी एंड फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, ये 4 काम कीजिए, आपको प्रेशर फील नहीं होगा। आई नो मैंने बहुत प्रेशर फील किया है, आपको बार बार एवरीडे रात तक आते आते आप सॉर्ट ऑफ डिजेक्टेड फील करने लगते हैं कि पूरा दिन निकला, इतनी मेहनत की। दिस विल हेल्प यू। बिल्कुल, बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशन है ये। ऐसे सजेशन है, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखिए, एक आइडियल सजेशन जब देते हैं कि आप अपने आप को ऐसा करिए, ये ऐसी चीजें हैं जो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक्सरसाइज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बातचीत करना आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और सारे बच्चों को करना भी चाहिए ये सारी चीजें। बिल्कुल। पता है कि सुबह से बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे और इनिशियल फेज में उनके अंदर काफी ज्यादा प्रेशर रहता है कि नहीं, मुझे 16 घंटे पढ़ने हैं, 18 घंटे पढ़ने हैं, कहीं इंटरव्यू देख लिया तो कोई 20 घंटा पढ़ना शुरू कर देगा। 4 दिन 5 दिन होगा, फिर माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो अगर लाइफ में बैलेंस अगर मेंटेन रखेंगे तो हर चीज में चीजें अपने आप वर्क करेंगी, इंप्रूव करेंगी। तो बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशन है। और थैंक यू। हाँ, सो आज की सेशन में इतना ही, और बहुत ही अच्छा लगा दीपांकर बात करके। और थैंक यू, माय प्लेजर। बहुत कुछ मुझे भी जानने को मिला, और स्टूडेंट्स को तो मिला ही है काफी कुछ। और समय देने के लिए अगेन आपका थैंक यू, अनअकैडमी में आने के लिए। थैंक यू दीपांकर, और कांग्रेट्स वंस अगेन। आप बहुत अच्छा करें, और जल्द से आपका जो है कहीं ना कहीं नाम देखने को मिले कि रिफॉर्म्स आप लेकर आए हैं। ठीक है, और फिर हम दोबारा से एक इंटरव्यू उस समय जरूर से करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जय हिंद। थैंक यू देवांकर, थैंक यू। सो इस सेशन में हमने बहुत सारे एस्पेक्ट को डिस्कस किया, बहुत से प्रैक्टिकल अप्रोच देखे, जाना स्ट्रेटजी कि किस प्रकार से हमें अपने जीएस के जो अलग अलग पेपर्स उनको अप्रोच करना चाहिए। जरूरी नहीं कि जब आप कोई सब्जेक्ट उठाते हो तो उसके लिए आपको 10 बुकें पढ़ने की जरूरत, 10 बुक्स जो है आपको पढ़ने की जरूरत है। जैसे अगर ज्योग्राफी की बात की गई तो इन्होंने क्या किया कि ज्योग्राफी के नोट्स जो हैं इन्होंने दिए, अपने जो फ्रेंड हैं उनसे कई सजेशंस लिए कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और वो एक कंपाइलेशन जो है उन्होंने प्रिपेयर किया और उसका रिवाइज करते गए। सो ये जो एक स्मार्ट अप्रोच है आप लोग को जरूर से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न मतलब आप कह सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक भी हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनके जो सोर्सेस हैं ऐसे हों जो आपको नहीं पता है कि कहाँ से पूछ लिए गए। तो उस वजह से, इस वजह से अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस चीज को हमको अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए आगे प्रोसीड करें, राइट वे में मूव करें और राइट गाइडेंस में मूव करें। तो आपके पास मौका है अनअकैडमी से जुड़ने का। यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आपको पर्सनल कोच जो है मेंटर असाइन रहेंगे। डेली मीन्स आपका क्वेश्चन और आंसर प्रैक्टिस भी होगा, स्टडी प्लानर है, पर्सनलाइज्ड फीडबैक है। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को। 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। यूज दिस कोड SPLIV कोड इस्तेमाल करेंगे, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस पूरे अमाउंट में जो आप देख रहे हैं, इस पूरे अमाउंट में जितने भी सब्जेक्ट्स यूपीएससी के से रिलेटेड हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस आप सारी अटेंड कर सकते हैं, और कई बार जितनी बार भी क्लासेस आएंगे तो जितनी बार चाहें उतनी बार अटेंड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नए सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।